नया कानून लागू हो जाने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कैसे करना होगा? क्या पुलिस को अब अपनी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करानी होगी? क्या एफएसएल से एक्सपर्ट को बुला के उससे एविडेंस कलेक्ट कराने होंगे? किन मैटर्स में कराने होंगे? किस तरीके से कराने होंगे? तो दोस्तों, मैं संजीव सिकरवार इसी जानकारी के साथ आज इस लीगल लैब पर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो कंपैरिजन करेंगे आज की वीडियो में सेक्शन 157 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। सबसे पहली बात, सीआरपीसी में जो चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था, अब वो नए कानून में चैप्टर नंबर 13 हो गया है। और चैप्टर नंबर 12 सीआरपीसी की सेक्शन 157 हुआ करती थी, जो बताती है प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हो गई है 176। उसका भी हेडिंग सेम है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए, 157 सीआरपीसी में केवल 2 सबसेक्शन हुआ करती थी। अब 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 3 सबसेक्शंस हो गए हैं। हम बात करते हैं अब बीएनएस की सबसेक्शन 176 और इसकी सबसेक्शन 1। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देख चुके होंगे कि सेक्शन 154 सीआरपीसी या फिर उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 173 बीएनएसएस, वहां पर शुरुआत होती है कि कोई ऑफेंस जब कमिट हुआ तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस को उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। बट जब ये इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होती है तो 156 सीआरपीसी और उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 175 बीएनएसएस, उसकी सब सेक्शन 1 में बता दिया गया कि कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की पावर तो मिल गई, बट इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? सब सेक्शन 1 157 सीआरपीसी और सब सेक्शन 1 176 बीएनएसएस, दोनों की सबसेक्शन यही बताती है कि या तो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास वो इंफॉर्मेशन जो सबसे पहली सेक्शन 154 सीआरपीसी या 173 बीएनएसएस में रिसीव हुई, या अदरवाइज। अदरवाइज क्या है, किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे तो बताऊंगा ये अदरवाइज का क्या मीनिंग होगा, अदरवाइज यहां पर वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे ही वो उसको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई और वो इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि वो ऑफेंस उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में ही कमिट हुआ था, तो सबसे पहले क्या करेगा, पहला स्टेप इन्वेस्टिगेशन का, कि वो एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन से मजिस्ट्रेट साहब होंगे जिनके पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी? तो उसका जवाब इसी सबसेक्शन में लिखा हुआ है कि ऐसे मजिस्ट्रेट साहब जो इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड हों, उनके पास ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब दूसरा काम क्या करेगा वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? जहां ऑफेंस हुआ उसके स्पॉट पर जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन पर्सन जाएगा या फिर अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेगा स्पॉट पर जाने के लिए। अब ये किस रैंक का ऑफिसर होगा जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा? तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल ऑर्डर पास किया या कोई जनरल ऑर्डर पास करके बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किस रैंक का हो सकता है। अब इसी सेक्शन में नेक्स्ट बात लिखी कि स्पॉट पर जाकर वो करेगा क्या? स्पॉट पर जाकर वो इस केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, टू कलेक्ट एविडेंसेस, मींस कि एविडेंस कलेक्ट करेगा स्पॉट पर जाकर। और चौथी बात बताई गई कि अगर नेसेसरी हुआ तो किसी मटेरियल की डिस्कवरी के लिए, एक्यूज की अरेस्ट के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा। ये बातें मेन बॉडी जो सबसेक्शन 1 की है उसमें बताई गई। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि लॉ ने बाउंड किया है स्टेशन हाउस ऑफिसर को कि वो इन पर्सन स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा या अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेगा एट द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन कुछ मैटर्स में एक्सेप्शन दिया है कि आप किन मैटर्स में स्पॉट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से छूट देने के लिए यहां पर इस प्रोवाइजो में 2 क्लॉज बनाई गई हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए ये कहता है कि अगर जो इंफॉर्मेशन आई स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास और जिस पर्सन के अगेंस्ट इसमें एलिगेशन था, अगर उस पर्सन का नाम इसमें अवेलेबल है और जो ऑफेंस अलेज किया गया वो ग्रीवियस नेचर का ना हो,
तो ऐसे मैटर में यहां पर उसको छूट दे दी गई कि अब आपको स्पॉट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो स्पॉट पर ना जाएं। जैसा कि आपने देखा कि अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करने वाली इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो बाउंड है कि वो एफआईआर रजिस्टर उस पर करेगा। लेकिन इस प्रोवाइजो के क्लॉज 2 में यह बताया गया कि अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन में एंटर करने के लिए, तो यहां पर स्टेशन हाउस ऑफिसर को पावर दे दी गई कि वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। अब इस प्रोवाइजो के नीचे एक और फर्दर प्रोवाइजो दिया गया है। अब इसमें जो प्रोविजन लिखे गए हैं ये केवल और केवल रेप के ऑफेंसेस से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और इसमें यह बताया गया कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन आई ऊपर ये अगर रेप के ऑफेंस से रिलेटेड है तो अब इसमें जो विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके रिगार्डिंग ये प्रोविजन बताता है कि ऐसे विक्टिम का स्टेटमेंट उसके रेजिडेंस पर जाकर रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर वो विक्टिम कहती है कि मैं रेजिडेंस पर कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स ये कहती हैं कि हम घर वालों को नहीं बताना चाहते तो हमारे घर पर पुलिस नहीं आनी चाहिए, तो ऐसे मैटर्स के लिए प्रोविजन डाला गया कि या तो उनके रेजिडेंस पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा या वो कोई और प्लेस जो उनकी चॉइस का हो उस प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ में यह भी बताया गया कि वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा वो उसके पेरेंट्स की प्रेजेंस में हो या उसके गार्जियंस की प्रेजेंस में हो या उसके कोई रिलेटिव्स हो उनकी प्रेजेंस में हो, या अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो कोई सोशल वर्कर हो उस लोकेलिटी का, उनकी प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट होना चाहिए। अब यहां तक की बातें तो सीआरपीसी में भी थी, लेकिन यहां से आगे की 2 लाइंस ये बीएनएसएस में नई ऐड करी गई हैं जो सीआरपीसी में पहले नहीं थी। इसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो यहां स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स रेड कलर में, और वो ये है कि एंड के बाद वाला जो पोर्शन है वो न्यूली एडेड है। और इसमें ये बताया गया कि सच स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो उसके घर पे रिकॉर्ड किया गया फीमेल का था, वो स्टेटमेंट मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो इस मीन्स में मोबाइल फोन भी शामिल है। चाहे तो पुलिस ऑफिसर मोबाइल फोन से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि अपने मोबाइल फोन से कभी भी ऐसा स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि ये मोबाइल फोन कभी भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ सकता है, तो आपका मोबाइल फोन सीज हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बीएनएसएस, इसमें आधा पार्ट सीआरपीसी के कंटेंट ले लिए गए और लास्ट का आधा पार्ट न्यूली एडेड है फ्रेंड्स। और ये जो सबसेक्शन है ये सबसेक्शन 1 में जो प्रोवाइजो दिया गया और उसमें जो 2 क्लॉज दी गई ये उनसे रिलेटेड है। अभी जो आपने देखा कि सबसेक्शन 1 में एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी, स्टेशन हाउस ऑफिसर को स्पॉट पर जाना पड़ता था या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करना पड़ता था, लेकिन प्रोवाइजो में इससे छूट दे दी उनको कि आपको स्पॉट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसेक्शन 2 ये कहती है कि अगर आपने सबसेक्शन 1 की मेन बॉडी में लिखी हुई स्पॉट पे जाने वाली कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया है, इट मींस आपने प्रोवाइजो में जो 2 क्लॉज लिखी गई उनको आपने फॉलो किया, तो वो जो रिपोर्ट भेजी जानी थी सबसेक्शन 1 में, उस रिपोर्ट में स्टेशन हाउस ऑफिसर ये लिखेगा कि क्या कारण रहे जिनकी वजह से उसने सबसेक्शन 1 में लिखी कंपलसरी स्पॉट पर जाने वाले बात को फॉलो नहीं किया। और ये जो रीजन उसने अपनी रिपोर्ट में लिखे, इसकी डेली डायरी रिपोर्ट फोर्टनाइटली 15 दिन में मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज देगा। अब इसके आगे का जो पोर्शन है फ्रेंड्स वो है प्रोवाइजो के क्लॉज बी के लिए। क्लॉज बी में क्या बताया कि एफआईआर रजिस्टर करने के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में एंटर करने के ग्राउंड्स नहीं हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन में एंटर ना करे। लेकिन अब आप यहां देखें कि अगर आप मान लो कंप्लेनेंट हैं, आपकी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, तो आप तो माने बैठे हैं कि अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है, बट स्टेशन हाउस ऑफिसर ने अपनी ये वाली पावर यूज की और उसने रिपोर्ट दे दी कि मैं तो इन्वेस्टिगेशन में एंटर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई ऐसा ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये प्रोवाइजो अब इस सब सेक्शन में आगे का पार्ट ये कहता है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन में एंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप ये बात इन्फॉर्मेंट को
नोटिफाई करेंगे। इन्फॉर्मेंट को आप बताएंगे कि आपकी एफआईआर रजिस्टर होने के बाद हमने डिसीजन लिया है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन पर एंटर नहीं कर रहे हैं। और किस तरीके से बताएंगे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी लगाई है कि वो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करे कि इस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेंट को नोटिफाई किया जाएगा कि आपकी एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। यह सबसेक्शन 3 बीएनएसएस में टोटली न्यू ऐड किया गया है। इसके प्रोविजन पहले सीआरपीसी में नहीं थे। क्या कहता है सबसेक्शन 3? वो कहता है कि अगर अब ये जो इंफॉर्मेशन आई ये ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड थी जिसमें पनिशमेंट फॉर 7 इयर्स और मोर देन 7 इयर्स है। इट मींस यहां पर ऐसे ऑफेंसेस इंक्लूड होंगे जिनमें पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स हो या इससे ज्यादा की हो, अप टू 10 इयर्स हो, अप टू 14 इयर्स हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, डेथ पनिशमेंट हो, उन सभी के लिए ये सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल होगा। तो इसमें एक तो क्राइटेरिया हुआ कि पनिशमेंट कितनी होगी। अब क्या करेगा स्टेशन हाउस ऑफिसर ऐसे ऑफेंसेस के लिए कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा उसको बुलाएगा कि वो स्पॉट को विजिट करे और एविडेंस कलेक्ट करे, और साथ में ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। यहां देखें आप स्क्रीन पर, यहां रेड कलर से मैंने सेल वर्ड लिखा है। ये सेल वर्ड यूज होने से अब स्टेशन हाउस ऑफिसर बाउंड हो गया कि ऐसे केसेस में स्टेशन हाउस ऑफिसर को फोरेंसिक एक्सपर्ट को स्पॉट पर बुलाना ही पड़ेगा, और जो प्रोसेस अब होगा वहां पर उस सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी करानी पड़ेगी। बट यहां पर एक बात बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये वाला जो प्रोविजन है सबसेक्शन 3 ये कब से एप्लीकेबल होगा। तो इसमें प्रोविजन में लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब से ही लागू होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास कितना टाइम है नोटिफाई करने के लिए, उसको दिए गए 5 साल, कि 5 साल के अंदर अंदर इस प्रोविजन को वो नोटिफाई करेगी, और जिस दिन से नोटिफाई हो जाएगा उस दिन से एसएचओ को ये प्रोविजन फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि सेल वर्ड यूज हुआ है इसलिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये प्रोविजन फॉलो करना। और अगर ये नोटिफिकेशन होने के बाद इस प्रोविजन को एज इट इज फॉलो नहीं किया गया तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग ये माना जाएगा कि इंटेंशनली पुलिस ने वीडियोग्राफी नहीं कराई, फोरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं बुलाया, क्योंकि उन्होंने एविडेंसेस को मैनिपुलेट किया है। देखिए आपको बता दूं कि अगर वो जो एफआईआर की कॉपी सबसेक्शन 1 में भेजी जाती है उसको भी अगर लेट भेजा गया तो भी ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है कि एफआईआर में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया गया है। तो अब आप सोचिए कि अब एक ये प्रोविजन जहां पे वीडियोग्राफी होना कंपलसरी है और वीडियोग्राफी नहीं कराई गई तो उसका भी यही इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाएगा कि इसलिए वीडियोग्राफी नहीं की गई क्योंकि एविडेंसेस को मैनिपुलेट करना था, और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? वो एक्यूज को मिलेगा, और वो एक्यूज बरी भी हो सकता है ये इस ग्राउंड पर। अब इस सबसेक्शन 3 में एक और प्रोवाइजो दिया गया है। अब इस प्रोवाइजो में यह बताया गया कि ये प्रोवाइजो उन स्टेट से रिलेटेड है जिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर वो जब तक वो अपना सिस्टम डेवलप नहीं कर लेते हैं। तो ये बताया गया कि वो नोटिफाई करेंगे कि वो किसी दूसरे स्टेट की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, बट ये प्रोसीजर फिर भी उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये था सबसेक्शन 157 सीआरपीसी और इसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 176 बीएनएसएस। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली और आपकी नॉलेज में मैं कुछ इजाफा कर पा रहा हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और आप नए कानून के बारे में अपडेट रह सकें, औरों से आगे रह सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।